गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो, बहुत एनर्जेटिक हो। मंडे मुबारक के इस नए हफ्ते का आगाज करें नई एनर्जी के साथ। एनर्जी होनी चाहिए आप में आज भरपूर। बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी है, लगता है आप बहुत अच्छे से सोए हैं आज। रियली? अच्छा, वैसे नींद पूरी हो जाए तो ये भी एक कमाल ही बात हो जाती ये है। एक बड़ी नेमत होती है कि आपको नींद पूरी होना एक अलग बात है। मैं कहती हूँ वक्त पे नींद आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, और तभी नींद पूरी होगी। स्पेशली वीकेंड में तो आप सोच रहे होते हैं ना कि चलो वक्त है, आप नींद पूरी कर लेंगे, बट समटाइम्स कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं, कोई इवेंट्स ऐसे होते हैं जिस पर जाना भी जरूरी होता है, तो फिर आप अगर वहां पे जाएं और इवेंट वक्त पर ना हो तो फिर ये आपकी हम जरा एक डिस्कशन जरूर करेंगे साथ। लेकिन कल का जो दिन था शोएब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी था और हम सबका जो वीकेंड है वो बहुत ही अच्छा गुजरा। और वो इस वजह से गुजरा क्योंकि हम सब ने अपने माओ को अपने अपने तरीके से उनका शुक्रिया अदा किया है। बिल्कुल। मदर्स डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया और हर किसी ने अपने अपने जज्बात, एहसासात, उसका इजहार अपने तरीके से किया। कुछ लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि जी कुछ नहीं होता, जी सोशल मीडिया पोस्ट लगा देते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वो उनका तरीका है एक्सप्रेस करने का, एंड लेट देम डू। जिस तरह जो करना चाहता है लोगों को करने दें। वो जो भी लिखना चाहते हैं, हो सकता है कोई ऐसी स्पेस ना हो उनके पास कि वो अपनी माँ को जाकर ये सब बात कह सकें, तो वो वहाँ पर इजहार कर देते हैं। एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन और ये नॉर्मलाइज करना चाहिए। सो लोगों को क्रिटिसाइज ना करें। आप कोई जज करने वाले नहीं हैं कि किसको अपनी माँ से कितनी मोहब्बत है, किसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो बहुत अच्छे तरीके से हर किसी ने उसको सेलिब्रेट भी किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें हम जरूर ये बात ऐड करेंगे, जब माओं की बात हम कर रहे हैं और इस धरती माँ की हिफाजत करने वालों की आज हम बात करें, तो ऐसे में शहीदों की माओं का जिक्र हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि कई जंगें पाकिस्तान ने देखी हैं, मुश्किल हालात देखे हैं, टेररिज्म के ख़िलाफ़ 2 दहाइयों से ज़ायद हमने जंग लड़ते पाकिस्तान की कौम को देखा है। ऐसे में पाकिस्तान की इस जंग में बहुत से जो मासूम लोग चले गए, हमारे फ़ौज पाकिस्तान के बहुत से सिपाही, बहुत से अफसरान चले गए। तो आज हम उन माओं का जिक्र ज़रूर करेंगे कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। मैं इसलिए वर्ड यूज़ करूँ चूँकि ज़ाहिर है माँ की तो आंखें तकती रहती हैं कि उसका लख्त जिगर घर वापस आएगा। तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि माओं का आलमी दिन गुजरा, ऐसे में ज़रूर उन शहीदों की माँ का जिक्र करेंगे, उनके हौसले का जिक्र करेंगे, जिनका हौसला चट्टान की मानद होता है, कि जिन्होंने वाकई ये साबित किया है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनके जो उनके बेटे, उनके बच्चे, जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम दायम है। चूँकि हमने हमेशा जंग में ये देखा है ना कि जब लोग शहीद होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उनकी माओं के हौसले वो हमें वाकई बुलंद नज़र भी आ रहे होते हैं। तो आज के दिन हम ज़रूर आगाज़ में बात करेंगे कि सलूट है उन तमाम माओं को कि जिनके लाल की वजह से आज पाकिस्तान कायम दायम है। अभी जो रिसेंटली अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के एस्केलेशन की बात करें, इट्स वेरी गुड कि सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा पाकिस्तान अमन की पॉलिसी पर रहा है। आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान ने कहा है कि हम अमन के ख़्वाह हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। क्योंकि हम ये बात ज़रूर करते हैं कि अगर भारत कोई शरारत करेगा, कोई शरंगेज़ी करेगा, दरअंदाजी करेगा, हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उस आंख को निकाल देंगे, उस आंख को नोच देंगे और जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने जवाब देकर दिखाया है, और क्या भरपूर जवाब दिया। जो कल भी DGISPR ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें डिटेल्स के साथ सारी बात की, उसमें हम डिटेल्स में नहीं जाते। चंद घंटों की बात है, सिर्फ चंद घंटों की बात। और हम बार बार कह रहे थे मत करें मत करें, हम अमन की बात करते हैं, मत करें। हमारी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन शायद अगली तरफ ये लग रहा था कि मजाक चल रहा है, क्योंकि इंसानी जाने उनके नज़दीक तो एक मजाक की हद तक है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। वो उनके अपने मुल्क का हाल देखें, वहाँ के मुसलमानों का हाल देखें जो वो कर रहे होते हैं। सो शायद बाकी ममालिक को भी ये उसी तरह से नाप तोल रहे होते हैं। सो हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो सरबराह हैं, अगर उनकी बात करें सो वो सिर्फ अमन पे बिलीव करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह शुएब ने भी बात की कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो आंख निकाल दी जाएगी और वो भरपूर जवाब दिएगा। और चंद घंटों के बाद जाहिर सी बात हमने देखा सीज़ फायर, जिसका हम सबको इंतज़ार था एज अ पाकिस्तानी। हम सब इस इंतज़ार में थे कि ये ख़त्म हो जाए, हम नहीं चाहते ये सब कुछ, और वही हुआ। हमारी तरफ से हमेशा यही चीज़ होगी कि अमन की बात होगी, लेकिन जब भी दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि पाकिस्तान की सालमियत पे बात आएगी, तो यकीनन हम सब बढ़ चढ़ कर, और ये जज्बा हमने सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान में नहीं देखा, ये जज्बा हमने हर
हर पाकिस्तानी हर में देखा है, पाकिस्तानी में हर देखा है, पाकिस्तानी हाँ। में, चाहे कोई भी कास्ट थी, चाहे कोई भी रिलीजन था, चाहे कोई भी रिलीजियस डिफरेंसेस थे, हम सब एक जगह थे। कोई नहीं जानता था कि अच्छा कौन किस मजहब से है, कोई नहीं जानता था अच्छा कौन किस कास्ट से है, कौन किस सेक्ट से है, किसी को नहीं पता था कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है। हम सब पाकिस्तानी थे और ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमने देखी वो हमारे पार्लियामान में भी देखी कि हमारे पार्लियामेंट में किस तरह से यकजहती थी। एब्सोल्युटली। नज़र नहीं आ रहा, जब पाकिस्तान की बात होती तो नज़र नहीं आ रहा था कि अपोजिशन क्या है और गवर्नमेंट क्या है, ये सब चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही थी। जो हमें नज़र आ रहा था वो पाकिस्तान नज़र आ रहा था और सब एक प्लेटफॉर्म पे हमें नज़र आया और ये पाकिस्तानियत हम सब ने कायम रखनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, दैट्स No द doubt, मेन पॉइंट एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें साइड पे हो जाती हैं उस वक्त जब पाकिस्तान की बात होती है। तो एब्सोल्युटली राइटली सेड कि हम मुत्तहिद और यही हमारी ताकत है, दिस यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। ये दुश्मन को बेसिकली खलती है। तो हम बार बार अपनी यूनिटी से आपको दिखाएंगे कि आप को तकलीफ़ तो होगी लेकिन हम ये तकलीफ़ देंगे, चूँकि हम मुत्तहिद रह के आपको तकलीफ़ देना जानते हैं और ये हमने हमेशा से आपको दी भी है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम इस पे और भी कर लेते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जंगों के बजाय आप अमन की बात भी करें, उसको डिटेल में डिस्कस भी करें और ये लोगों तक पहुंचाएं भी। वो जो गुमराह है ना बॉर्डर के उस पार, उनको भी बताना है, समझाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं है इतने, कि बताना ज़रूरी है कि अमन कितना इंपॉर्टेंट होता है और ये हम करके दिखा भी रहे हैं। बार बार ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात बस मैं ऐड करता हूँ कि मैं सुबह खबर भी देख रहा था सबीन के, जब हम बात करते हैं ना मुल्कों के आपस के ताल्लुकात की, जब हम ब्लॉक्स की बात करते हैं, जब हम ईस्ट एंड वेस्ट का जिक्र कर रहे होते हैं, हम बात ताकतों की कर रहे होते हैं, ऐसे में ज़रा एक बात जो बड़ी डिस्कशन का हिस्सा होती है जी, ये एक तरफ अमेरिका और एक तरफ चाइना और हम ब्लॉक्स की बात कर रहे होते हैं। तो ये आज की सुबह की खबर है जी कि अमेरिका और चाइना के दरमियान भी तजारती मुआहदा हो रहा है और ये एक पेशरफ्त है, ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। चूँकि तजारत पर बात होनी चाहिए, कैसे हम इक्तिसादी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। वो जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो जो एक दूसरे के खिलाफ कोई भी एक्ट होता है, वो किसी के फ़ायदे में नहीं होता। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इकनॉमिक्स पर बात होनी चाहिए, फलाह बहबूद की बात होनी चाहिए, इन्फ्लेशन खत्म करने की बात होनी लोगों चाहिए, की बात होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बात होनी That's चाहिए, very लोगों की बात important, करनी कहीं पर भी चाहिए। हैं। So आज यही- 2025 है, हाँ। आप जंगों Grow की up. बात, ग्रो अप, एग्जैक्टली। जो हमारी तरफ से भी जो ऑफिशियल आंसर भी दिया गया है ना, हाँ। वो एक स्टेटमेंट थी, वो थी जी ग्रो अप। एंड इफ यू डोंट ग्रो अप तो पता ना फिर स्टार्ट क्या होता है, 6-0। समझ तो गए होंगे आप। 6-0। हाँ, 6-0। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम इस ज़मीन की बात करें तो दुनिया की बात करें तो हम हमेशा बात करें तो डाइवर्सिटी की। यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, मिलते जुलते लोग ज़रूर होंगे लेकिन हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह हम अपने बच्चों की भी अगर बात करें तो वो भी एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं और इसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ठीक है, एक बच्चा दूसरे बच्चे जैसा नहीं है और उसको भी इंक्लूड करना चाहिए और उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। आज जिस कंडीशन के बारे में हम बात करने लगे, जिन बच्चों की हम बात करने लगे, डाउन सिंड्रोम। अच्छा, अब ये कंडीशन एक ऐसी है पैदाइश से पहले भी जिसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि उस तरह के चेकअप्स किए जाएं या बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट के पास जाया जाए कि पैदाइश से पहले बता सकें। तो अमूमन हम ये देख रहे होते हैं कि पैदाइश के बाद सिम्टम्स देखे जा रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो डायग्नोज करते हैं कि अच्छा डाउन सिंड्रोम है। अब जाहिर सी बात है अभी तक इसका उस तरह से इलाज नहीं आ सका कि इसको क्योर किया जा सके कम्प्लीटली, बट जब इसका डायग्नोसिस हो जाता है तो उस टाइम पर इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है काफ़ी हद तक। और जब आपको एक कंडीशन का पता है तो उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करना जो है वो आसान हो जाता है, बनिस्बतन ये कि आपको पता ही नहीं है कि क्या है, या फिर आप लेट जो है वो डायग्नोसिस की तरफ जा रहे होते हैं। सो उसमें आपके बच्चे में बहुत बेहतरी आ सकती है, आपका बच्चा सोसाइटी में इंक्लूड हो सकता है। एंड देन अवेयरनेस पे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस पे देखा जाए तो पूरी दुनिया में अब बात होने लगी है और ये कहा जाता है कि कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसके सिम्टम्स हैं, जिसको काम करना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, उन बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगियों में वो एक्सेल कर सकें। एब्सोल्युटली, बस आपने बड़ा अच्छा कहा ना सभी, वो डिफरेंट होते हैं और हम सब डिफरेंट होते हैं, तो हमें उसको
उनको एक्सेप्ट भी करना है एंड इंक्लूड करना है इन सोसाइटी। आज इस मौजूद पर हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सिद्दतुल मुंतहा ने, जो कि फौजी फाउंडेशन अस्पताल रावलपिंडी में असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक मेडिसिन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डाउन सिंड्रोम कुछ बात हमने की है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपकी तरफ से भी इस पर एक थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। क्या है और क्या ये प्रिवेंटेबल होता है? डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम्स आर द बेसिकली जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में जो है उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। इन बच्चों में एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है और यही डिस्पैरिटी है जो इनको फिजिकली मेंटली बाकी बच्चों से डिफरेंट कर देती है। सो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। वंस द चाइल्ड इज़ बॉर्न विद द डाउन सिंड्रोम तो फिर हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं हाउ टू कोप टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाना, इसकी कोई रीजन भी होते हैं या अभी तक रीजन आइडेंटिफाइड नहीं है? बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि देयर इज नॉट अ सिंगल रीजन, देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स दैट कैन लीड टू इट, लेकिन हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी में यही शामिल है कि हम प्री नेटल यानी कि हमल के दौरान मदर के कुछ ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं जिससे अर्ली डायग्नोसिस की जा सकती है। तो जब जल्दी तशखीस हो जाएगी, हमल के दौरान पता चल जाएगा कि एक डाउन सिंड्रोम बेबी जो है जो कि डिलीवर होने वाला है, तो उससे रिलेटेड आप पेरेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स की एजुकेशन, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जा सकता है कि यू हैव टू कोप विद द चाइल्ड। और फिर उसके बाद बाकी सारी जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो आफ्टर बर्थ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, हम पेरेंट्स को साथ साथ लेके चलते हैं, गाइड करते हैं बनिस्बत इसके कि अगर कोई एंटीनेटल टेस्ट ही ना कराया जाए, हमल के दौरान कहीं पे कोई एंटीनेटल विजिट्स हमारे यहाँ बहुत डेफिशिएंट हो रहे होते हैं, तो उन पे काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सो इन शॉर्ट ये कि डाउन सिंड्रोम कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन बी मेड अर्ली डायग्नोसिस। जल्दी तशखीस करके आप पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं और उनको फर्दर बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपने इस बच्चे को कैसे लेकर अच्छा, और माँ को पहले बताना भी इस पर्सपेक्टिव से भी एक रोल होता है डॉक्टर का भी, और वैसे बिकॉज एक स्ट्रेस का फैक्टर भी होता है एंड देन इट्स अ वेरी सेंसिटिव पीरियड जब बताया जा रहा होता है। तो शायद इस मामले पे भी बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा रहा होता। माँ को चलें ठीक है बाद में बता दिया जाए, उस टाइम पे ना बताया जाए, ये कितना साइकोलॉजिकली माँ के लिए ख़तरनाक हो सकता है बाद में भी और पहले भी। इसके लिए हम करते हैं कि स्टेज्ड काउंसलिंग। स्टेज्ड काउंसलिंग का मतलब है कि आप हर बात शुरू में ही ना बता दें कि ये बच्चा जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा साइड पे रखें, आप पॉजिटिवली उनको लेकर चलें, ताकि हम बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, उनका रोल पॉजिटिव होना चाहिए इन अ वे कि आपने उस फैमिली को हेल्प आउट करना है, ना कि उनको एक डिप्रेशन दे देना, एनजाइटी की फेज़ में नहीं लेकर जाना। तो हमारी काउंसलिंग के कुछ मेथड्स हैं जिनको अपनाने से आप फैमिली के लिए सपोर्ट बन सकते हैं, यही हमारा एम होना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चा जो है सिम्टम्स बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं? एक डाउन सिंड्रोम बच्चा जब पैदा होता है तो नॉर्मल न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन के दौरान ही डॉक्टर ये बता सकता है, बिकॉज उनके फेशियल फीचर्स बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, जिसमें शामिल है कि जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि चपटा फेस होता है, तो स्मॉल आइज़ हैं, अपवर्ड स्लांट आइज़ होती हैं, बैठी हुई नाक होती है, बैठा हुआ सर बैक साइड से। इसके अलावा कुछ एनॉमलीज़ हैं जो इन बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे कि कोई हार्ट का इशू हो सकता है, तो उसके लिए हमें एग्जामिनेशन में पता चल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर चेकअप करे और उसको ये ना पता चले कि ये डाउन सिंड्रोम है। सो द फीचर्स आर वेरी वेरी ऑब्वियस, तो देख के भी पता चल जाता है, देखकर अंदाज़ा लग सकता है। और फिर उसको हम फर्दर डायग्नोसिस के लिए कैरियोटाइपिंग टेस्ट है जिसमें हम क्रोमोसोम्स की एनालिसिस का टेस्ट है जो कि इजीली अवेलेबल है अच्छी लेबॉर्ट्रीज में, और उस पर हम कंफर्म करके वंस द डायग्नोसिस इज़ कंफर्म्ड तो फिर हम पेरेंट्स को फुल कॉन्फिडेंस में लेकर और उनकी मेंटली उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी फैमिली को। क्या ये होता है कि फैमिली में कोई और बच्चा है तो फिर चांसेस होते हैं कि ज़्यादा बच्चों को हो सकता है? देखिए, इसको फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं। डाउन सिंड्रोम के केस में ऐसा बहुत कम है। इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है मदर की बढ़ती हुई एज, कि 32 to 35 ईयर्स ऑफ एज पे अगर कोई मदर कंसीव कर रही है तो उसमें रिलेटिवली ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द यंग एज। सेकेंड रिस्क फैक्टर जो हमारी सोसाइटी के लिहाज से बहुत
इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कंसैंगुइनस मैरिजेस, कज़न्स मैरिजेस। कि कज़न मैरिजेस को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। एक डाउन सिंड्रोम बेबी अगर है तो बाकी भी एनॉमलस बेबीज़ डिलीवर होने के चांसेस उन फैमिलीज़ में ज़्यादा होते हैं जिनमें कज़न मैरिजेस एक सिलसिले से चलती आ रही है, कई जनरेशन से कज़न मैरिजेस। तो देयर शुड बी अ ब्रेक इन दैट, देयर शुड बी अ ब्रेक। और यही हमारे काउंसलिंग के पॉइंट्स होते हैं कि फ़र्दर किस तरह, क्योंकि एक डाउन सिंड्रोम बेबी अगर डिलीवर हो गया तो आप फर्दर किस तरह उसको आइंदे आने वाली जनरेशन में रोक सकें। ये एब्सोलूट रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बहुत सारे हैं जिनमें से चंद एक नोन है, कुछ चीज़ें वजूहात हमें नहीं पता कि क्या रीज़न। अच्छा, आपने स्टार्ट में कहा ना डाउन सिंड्रोम से मुतालिक के मदर की जो एज है वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, 32 प्लस आपने कहा। क्या इसके अलावा भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जब आप लेट कंसीव कर रहे होते हैं? लेट कंसीव में डेफिनेटली मदर की एज ही एक रिस्क फैक्टर आ जाएगा कि 40s को अगर कोई क्रॉस करती है मदर तो लेकिन जो एज रिलेटेड इंसिडेंट्स है, क्योंकि रिसर्च ने साबित किया है कि ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है, लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द ओनली नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर जिस पे कि हम इसी पे ही फोकस करें। मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको प्रिवेंट करके, कुछ नोन, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर अननोन, जिनका हमें नहीं पता। मदर की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे माएँ अपना ख्याल भी नहीं रख रही होती हैं, डिफिशियंसीज भी होती हैं, डिफरेंट विटामिन की डिफिशियंसीज भी होती हैं। क्या जो अपनी मदर की हेल्थ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज, टॉकिंग अबाउट हेल्थ एक्चुअली, क्या वो भी एक फैक्टर होता है? नहीं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है डाउन सिंड्रोम के डिलीवर होने में। क्योंकि देखें ये एक, मैंने बताया ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम्स का ताल्लुक आपकी न्यूट्रिशन से नहीं है, वो फर्दर ग्रोथ पे और उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एक बेबी डिलीवर होना इसका न्यूट्रिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब फीचर्स तो चले समझ आ गए कि उसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं बाकी बच्चों से। ज़हनी सलाहियतें किस हद तक डिफरेंट होती हैं? जी बिल्कुल, ज़हनी सलाहियतों में आप अगर मैक्सिमम भी ले लें तो दे कैन नेवर अचीव द IQ ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड। यही वो डेफिशिएंसी है कि वो फिज़िकली एंड मेंटली, जहनी और जिस्मानी दोनों तौर पे बाकी बच्चों से डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ्स की एज पे विद सपोर्ट बैठता है, 8 मंथ्स की एज पे क्रॉल करता है, उसके बाद फिर सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें जो बच्चा नॉर्मल भी डेवलपमेंट अचीव करता है, ये सब चीज़ें लैग बिहाइंड करती हैं। डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा ये सब चीज़ें ना ही फिज़िकली बल्कि मेंटली तौर पे भी दे कैन अचीव बट एट अ वेरी स्लो पेस, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और यही वो चीज़ है जिसके लिए आपने पेरेंट्स को गाइड करना है कि अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे घर में, फैमिली में, माशरे में, सोसाइटी में अच्छे तरीके से अगर इन बच्चों को डील किया जाए, इनको माशरे का एक पॉजिटिव पर्सन इनको समझा जाए, तो फिर ये चीज़ें आसानी के साथ बच्चा कोप कर लेता है। लेकिन देयर IQ कैन नॉट मैच अ नॉर्मल चाइल्ड एट एनी कॉस्ट। बट उनमें अपनी सलाहियतें होंगी जो कि एक दूसरे देयर ओन मैक्सिमम कैन बी अचीव्ड। आप ये कह सकते हैं कि उनका भी एक मैक्सिमम है, उनके ग्रोथ चार्ट्स हैं जिन पे हम उनको प्लॉट करते हैं टाइम के साथ साथ विद प्रोग्रेसिव एज। डाउन सिंड्रोम के बच्चों के सेपरेट ग्रोथ चार्ट्स हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल चिल्ड्रन ना, तो उनकी प्लॉटिंग भी उन पे होती है। उनके जो फिजिशियंस हैं, हमारा ये काम है कि उनको मंथली, ईयरली जब फॉलोअप से बुलाएं तो उनकी ग्रोथ को, पैरामीटर्स को असेस करें कि अब उन्होंने कितना IQ अटेन कर लिया, अब कितनी फिजिकल हेल्थ उनकी अचीव हो गई है, कितनी रह गई है। तो जहाँ पे डेफिसिट है उसको आप एड्रेस करें। तो फ्रीक्वेंट चेकअप्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर के साथ आपने बस जुड़े रहना है और इग्नोर नहीं करना है इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहब, कैसे इलाज किया जाता है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी इस पे भी, बिकॉज हर बच्चे की कंडीशन बहुत डिफरेंट होगी, बट जनरली क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है और उस लिहाज से स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं? देखिए, सबसे पहला इम्तिहान तो मदर के लिए है कि जिसने गोद से लेकर उस बच्चे को बड़ा करना है। तो मदर की एजुकेशन और उसके विज़िट्स फिजिशियन के साथ बहुत ज़रूरी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ। उसमें शामिल है कि देखें, एक बेबी है जिसने ग्रो करना है, उसकी फीडिंग के इश्यूज़ होते हैं, फिर वो टॉयलेट ट्रेनिंग की एज पे आता है। टॉयलेट ट्रेनिंग अगर एक नॉर्मल बच्चे में इतना डिफ़िकल्ट टास्क है, तो फिर एक ऐसे बच्चे में जिसका IQ ठीक नहीं है उसको टॉयलेट ट्रेन करना, तो ये इस स्टेप पे मदर को फिजिशियन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। अगली स्टेज आती है स्कूलिंग की। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, NGOs के लेवल पे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्पेशल चिल्ड्रन के हैं। मसला यहाँ आता है कि हमारे पास मदर्स आती हैं कि हम कहेंगे, हम उनको ख़ुद ये कहते हैं कि जितना आप इस बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ
अलाउ करेंगे खेलना, पढ़ना, सीखना, उतना ही इसका IQ अच्छा डेवलप होगा। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं एडमिशन के लिए तो वहाँ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि ये तो डाउन सिंड्रोम है, इसको आप स्पेशल चिल्ड्रन के स्कूल में ही एडमिशन दिलवाएं, ये यहाँ नहीं रह सकता। तो वो जो हमारी कही हुई बात है वो तो वहीं पे नेगेट हो गई। किस तरह वो कोप करें, इसके लिए ज़रूरी है कि हर मसले का एक हल है ना, कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह किया जा सकता है कि कुछ क्लासरूम्स उनके लिए सेट कर दिए जाएं, कुछ टीचर्स उनके लिए एलोकेट कर दिए जाएं। मैं स्पेसिफ़िकली डाउन सिंड्रोम की बात कर रही हूँ, ऑटिज़म के लिए, ADHD के लिए बहुत से इदारे, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्पिंग हैंड्स अब टाइम के साथ आ चुके हैं। लेकिन स्पेसिफ़िकली डाउन सिंड्रोम के लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर हमारी थ्रू आउट द कंट्री ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं बने। कम है, बहुत कम है। क्योंकि मैंने कराची में विजिट किया हुआ एक इंस्टीट्यूट बड़े अच्छे लेवल पे, KDSP, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम, बड़ा अच्छा वो चल भी रहा है। इस तरह और भी इदारे, हम ये बात लेकिन आपकी जरूर दुरुस्त है, ज़्यादा इदारे होने चाहिए, ज़्यादा काम होना चाहिए। बट इसमें आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें खुद की काउंसलिंग करनी है। बिल्कुल कि अच्छा हमने एक्सेप्ट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ आपने बात रेज की ना कि एक बच्चे के साथ जब आप जाते हैं स्कूल में और स्कूल वाले कहते हैं कि एडमिशन नहीं देंगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम, इट्स अबाउट एवरी अदर किड। जिसके हवाले से हम ये देखते हैं कि स्कूल वाले इस बुनियाद पे उसको एडमिशन नहीं देते कि जी आपके बच्चे के साथ तो ये है और आपके बच्चे के साथ तो ये। अरे यहाँ तो जो हालात होते हैं वो तो ये कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, उसके बाद आपके बच्चे को असेस किया जा रहा होता है। वो स्कूल में एडमिशन से पहले ही उसके जो टेस्ट लिए जा रहे होते हैं वही बड़ी खतरनाक हद तक चीज़ होती है। तो बच्चे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, एंड देन पेरेंट्स के ऊपर जो पेरेंट्स के लिए जो एक साइकोलॉजिकल बर्डन होता है वो किस फेज से गुजरते हैं। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए। बेशक प्राइवेट स्कूल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी रेगुलेशंस जो हैं वो होनी चाहिए। तो उस लिहाज से चीज़ आगे बेहतरी की तरफ। बल्कि सीधी सीधी बात करेंगे जी इसमें, अगर कोई स्कूल इस मामले में पेरेंट्स को डिस्करेज करता है ना, उस स्कूल के खिलाफ केस होना चाहिए, लिटरली केस होना चाहिए कि आप बेच रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं आप तालीम को बेच रहे हैं। ठीक है, इट्स अ बिजनेस मॉडल, आई एग्री, बट यू कैन नॉट डू दिस कि आप किसी बच्चे को इस बुनियाद पर एडमिशन ना देंगे। आपकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है या आपकी मेंटल कैपेबिलिटी ऐसी है, आपके पेरेंट्स इतना कम अर्न करते हैं या कुछ। बिकॉज अगर कोई एडमिशन के लिए अपने बच्चे को लेकर आया है कहीं पे, तो उनको पता है कि उन्होंने फीस देख के उसके बाद ही लेकर आते हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा होमवर्क कोई भी नहीं कर रहा होता। सो सिर्फ ये देख के कि अच्छा जी ये प्रोफेशन ये और ये प्रोफेशन ये, और आपने प्रायोरिटाइज दूसरे प्रोफेशन को कर दिया जो आपकी नज़र में बड़ा सुपीरियर है, और आपने उस बच्चे को एडमिशन दे दिया, तो यकीनन ये एक बहुत गलत चीज़ है और इससे बच्चों का और पेरेंट्स के ऊपर साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। डॉक्टर साहब, हमने तो बहुत से ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बच्चों ने, इंटरनेशनली मैं बात करूं, कि बहुत अच्छा काम भी किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बहुत साल पहले कैफे भी लॉन्च हुआ था किसी मुल्क में जाओगे, जो कि सिर्फ डाउन सिंड्रोम के बच्चे थे जिन्होंने खुद उसको लॉन्च किया, खुद उसको चलाते थे, उसका काउंटर, उसका फूड एंड एवरीथिंग। सो वी हैव सो मेनी गुड एग्जांपल्स वर्ल्डवाइड। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है कि हमें भी इन बच्चों को, मैंने बताया कि जब भी किसी डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में कोप करने के लिए दिया जाए कि हाँ जी नॉर्मल बच्चे खेल रहे हैं, आप उनके साथ खेलें, आप उनके साथ बुक्स शेयर करें, पढ़ें, तो वो बहुत अच्छा IQ अचीव कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो उनके लिए प्रोफेशंस हैं, वो बहुत अच्छे प्रोफेशंस में जा सकते, म्यूजिशियंस बन रहे हैं, इवन के टेक्नोलॉजिस्ट्स बन रहे हैं, तो उनका IQ उस लेवल को मैच इसीलिए करता है। इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। तो हमारे जो सोसाइटी है उसको, अपने माशरे को बदलने की ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को सपोर्ट दें, ऐसी मदर्स को, ऐसे घरानों को, ऐसी फैमिलीज़ को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें, ना कि उनके मजाक का निशाना बनाएं। बल्कि अगर आपको मालूम हो कि अच्छा किसी, फॉर एग्जांपल मी एज अ फादर, अगर मुझे ये मालूम हो कि मेरे बेटे या बेटी की क्लास में कोई बच्चा है जो डाउन सिंड्रोम है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को कहूँ कि गिव देम टाइम, प्ले विद देम, सिट विद देम, टॉक टू देम। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बच्चों को कहें कि आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आपने उनको इंक्लूड करना है, बजाय से हम कहें नहीं उसके साथ मत खेला करो, उसके साथ मत बैठा करो। हमें डर ये भी लगता है ना कि अच्छा ये ना हो कि हमारा बच्चा मुतासर ना हो जाए। ये बड़ा एक, मतलब मैं कहता हूँ कैसे मुतासर हो जाएगा। वायरल डिजीज ये थोड़ी है, थोड़ी अक्ल को हाथ मारने की बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों के अंदर। ये वाकई हम बहुत, हमारे बच्चे की जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो उस बच्चे जैसी ना हो जाए जी, लाइक बच्चों के साथ बैठो जी, फलाने, ये भी स्कूल सिस्टम जो हमारा थोड़ा सा है ना जी, फलाने बच्चे को फलाने के साथ बिठाओ और सेक्शंस बना दिए जाते हैं कि जी ये सेक्शन तो इनका, वो सेक्शन का। तो वो जिस तरह आज हम बात करें ना कि आप इंक्लूड करें,
कि किस तरह से आपने इंक्लूड करना है इन बच्चों को, सबको साथ बिठाएं जी। आपका पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। वो वैसे ही इतना एडवांस टीचिंग मेथड्स की तरफ आप जाते हैं तो वो तो वैसे ही सब बच्चों को इंक्लूड करने का लेसन प्लान होता है बिल्कुल। कि आप लेसन प्लान ही ऐसा बनाएं जिसमें आपकी मेहनत दरकार है। ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए हमारे प्राइवेट लेवल के ऊपर भी और हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग्स ली जाएं ताकि एक डाइवर्स ग्रुप जब बैठा हुआ है बच्चों का तो एक लेसन प्लान उन पे कैसे फिट आ सकता है, वो टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू था जिस पे आज हमने डिस्कशन की है। चेंज जो है वो हमने अपने अंदर से लाना है। हम ये चेंज यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मत कहें कि फलाना ये करे, इस इदारे ने ये करना है। इदारे अपनी जगह काम करेंगे, बट आपने अपने अंदर चेंज लाना है। ये जो सोच है ना, इसको बदलने की जरूरत है। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदी वो तमाम लोग जो मुझे और सबीन को और हम जैसे तमाम बैंकर्स को डराते हैं ना कि एआई का दौर है, बैंकर्स भी एआई के आ जाएंगे, आपके क्या बनेगा, आपकी जॉब चली जाएगी। सो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये मत किया करें, हम थोड़ा डर भी जाते हैं। नहीं, हम क्यों डरेंगे? इतने साल पहले देखिए ये मामला शुरू हुआ था। इतने साल पहले कुछ एआई रिपोर्टर्स, न्यूज़ कास्टर्स हमारे सामने आए भी थे, लेकिन देखिए नहीं चले ना। तो बट वैसे अशरफुल मखलूकात ऐसे थोड़ी कहा जाता है। बट यू नेवर नो, ये एआई का हम फायदा इस तरह से उठा लें कि सबीन का भी एक एआई मॉडल हो, मेरा एक एआई मॉडल, हम अपने घरों में आराम से दूसरे काम कर रहे हो, हमारे मॉडल्स यहाँ बैठे। हाँ, लेकिन हमें तनख्वाह भी मिल रही हो ना, ये जरूरी है ना। तो अब मॉडल हमारे होंगे ना, हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे हमारे पास। अच्छा, फिर ये ठीक है, फिर आई एम ओके विद दैट कि फिर आप मल्टीपल जॉब्स की तरफ जा सकते हैं कि एक तरफ आपको पता ही नहीं है आपका जो एआई मॉडल है वो शो कर रहा है और वहीं पे आप सोए भी पड़े हुए, नींद पूरी करके कुछ और काम करें ना। ये नहीं करना कि एआई के थ्रू आप भाई काम तो करा लें। यही होगा ना, फिर फायदा तो थोड़ा बंदा उठाए कि सो ले, 5 बजे उठने के बजाय 9 बजे सो के उठ जाए। ये बात मुझे पसंद आई है, ये गल पलटन वाली नहीं। तो ये जरूरी है। अच्छा, ये जो बहस होती है जो कि पिछले कई सालों से जारी है ना कि अच्छा एआई आ रहा है या आ चुका है, जिस पे हम बहस करते भी रहते हैं कि चूंकि उसमें डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रही होती हैं कि अच्छा उससे जॉब मार्केट मुतासर होगी। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कितनी होगी। आई रिमेंबर जब कैलकुलेटर आया था जिस पे बात होती रहती थी, कैलकुलेटर आने के बाद कहा गया हो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज मुतासर हो जाएंगी। मशीन के बाद कहा गया क्या हो अब क्या होगा, जॉब चली जाएंगी। तो देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि क्रिएट हो रही होती हैं जब भी एडवांसमेंट्स की तरफ हम जा रहे होते हैं। सो आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू भी करेंगे कि इस वक्त एआई के दौर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर अपॉर्चुनिटीज़ या कैसे इससे आपने फ़ायदा हासिल करना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अहमद मंजूर साहब ने, माशाल्लाह 25 साल से ज़्यादा इनका तजुर्बा है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। हमेशा इनसे बात करके बड़ा मज़ा आता है। अहमद भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप रियल वाले हैं या एआई मॉडल हैं? नहीं, मैं रियल वाला ही हूँ। आपने नहीं बनाया अपना कोई एआई मॉडल? एक्चुअली दैट इज अ डिजिटल ट्विन जो सबका बनेगा, यानी सिर्फ मेरा नहीं बनेगा, जितने भी लोग इस टाइम दुनिया में हैं सबका एक डिजिटल ट्विन बनेगा। जैसे आपको अगर हम जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक दफ़ा ब्लॉकचेन पे बड़ी डिस्कशन की थी, तो एनएफटी का बड़ा नाम सुना है सबने और सारा कुछ। तो होगा ये कि एक तो डिजिटल ट्विन बन गया, आपकी यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी के साथ, जैसे अभी मैम बात कर रही थी, वो कहीं पे होंगी, हसल में कुछ और चल रहा होगा, मल्टीपल, लेकिन उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, तो जब एनएफटी की अगर हम बात करें तो आपकी जो असल ज़मीन है उसी के अगेंस्ट अगर मैं आपको इंटरनेट के ऊपर भी यूनिक आइडेंटिटी के साथ कोई ज़मीन दे दूं कि जब कोई गूगल मैप पे जाके आपको सर्च करे तो आपके नाम के साथ सारा कुछ वहाँ पे विद ऑथेंटिकेशन आए। अभी तो समटाइम्स होता है ना कि वो मैं कहता होता हूँ कि डिफरेंट मूवीज़ वाला सीन के ऑफिस कोई और दिखा दिया, पहुँच कहीं और गए। ठीक है, तो अगर वो सब कुछ कनेक्टेड हो जाए आपस में तो बहुत आसान नहीं हो जाएगी ज़िंदगी? आसान तो होगी, लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा, इसकी तरफ दुनिया जा रही है। ओके, यानी आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। अभी हम लोग दुबई गए हुए थे, वहाँ पे डिस्कशंस, यानी कि लोग इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे रियल एसेट्स को कन्वर्ट किया जा रहा है डिजिटल में, ताकि वो जस्ट लाइक दैट के एक बिल्कुल अलग दुनिया, मेटावर्स, और वहाँ पे हम सबका एक एक फुटप्रिंट, एक एक डिजिटल आइडेंटिटी। बेसिकली इसको जैसे चले मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे आपने माशाल्लाह एक कोट पहना हुआ है, राइट? अभी आपके पास क्या सबूत है कि ये आपका ही है? जैसे अभी हम एक और डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, आपके साथ अभी पिछले दिन भांडे नहीं फोड़ते राइट? तो आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको डिजिटली भी आपके साथ अलाइन करवा दूं, लाइक के जी अगर जहां से आपने इसको परचेज किया है, किस टाइम पे आपने ऑर्डर दिया था, किस बंदे ने इसको बनाया था एंड एवरीथिंग, पूरी डेट्स के साथ, डिटेल्स के साथ, वो यूनिक आइडेंटिटी भी आपके नाम की हो,
ठीक तो है। आप इसको साबित कर सकते हैं ना, इट्स योर्स। बिल्कुल सही है। अभी आप नहीं कर सकते। अभी मैं वो नॉर्मली एक मिसाल देता हूँ, अभी कोई साहब आए वैसे गुस्से से कहें तो आप उतार के दे देंगे, लेकिन अगर कोई पिस्तौल लेके आए तो फौरन उतार के दे देंगे। दोनों सूरतों में मामला वही है, ठीक है। ना याद करें, मुझे वैसे ही डर लगता है ऐसे मामला आपके साथ तो वैसे ही मामलात कुछ ऐसे हो चुके हैं। कल जरा वैसे सबको बताएंगे कि मामला क्या हुआ चलो था। ठीक है, जिस कल मामले की हम बताएंगे, बार कल बार हिंट भी बताएंगे। देते हैं, पिस्तौल दिखाए बगैर मेरे साथ शुएब क्या के हुआ, साथ वो बात एक्चुअली कल क्या हुआ करेंगे। था, पिस्तौल दिखाए बगैर कुछ हुआ था, वो उसके लिए कल की ओपनिंग आप देखेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि आखिर शुएब के साथ हुआ क्या हुआ, क्या हुआ। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा जी, तो हाँ। अच्छा जी, आपने please, अच्छा please। मैं यही बात कर रहा था कि बेसिकली वो जो भी सिलसिला है उसको आराम से केटर किया जा सकता है, रादर देन के अब आप लोगों ने उस पर वो कर दिया, वरना मैं उसी सिचुएशन की तरफ जाने लगा था कि उसको कैसे उससे बचा जा सकता था और कैसे उस तक पहुंचा जा सकता था बिफोर टाइम। अच्छा लेट्स सपोज किसी की चोरी हो जाती है, उसमें किस तरह से हेल्प की जा सकती है देखें, AI को? अगर मिसाल के तौर पे आज भी जो एप्पल ने पूरा अपना एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, वो किस तरीके से काम करता है, वो इस तरीके से काम करता है कि जी आप यानी अगर यहाँ पे आपने चोरी हुई है, आप उनको उनके यूएस में फ़ोन करें, उनके ऑफिस में, वो आपको बता देंगे कि आपका फ़ोन किस जगह पे है। उसके लिए कोई पहले वो फाइंड माई, वो सिर्फ एक चीज़ उसके अंदर ये ऑन तो करनी गलती पड़ती है। ठीक है। नहीं, वो आजकल पीटीए वाले कह रहे हैं ना कि आप सही वाला फ़ोन परचेज करें एंड एवरीथिंग। नहीं, वो पीटे के बावजूद भी समटाइम्स नहीं लोगों को पता होता है, लोग ये समझते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो ऑन होगा। नहीं, वो बाय by default डिफॉल्ट on ऑन होता नहीं है, by default on नहीं तो होता है। कल रखेंगे ना ये मौजू, क्या हुआ। इसलिए कह रहा हूँ मैंने छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी भी ये जो बातें चल रही हैं कि जी बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा, कौन सी जॉब्स आप देख रहे हैं वैसे टॉप पे कोई हो? टॉप 5 की अगर बात करूं मैं कि इन जॉब्स को रिप्लेस किया जा एक्चुअली सकता है। जॉब्स कभी भी रिप्लेस नहीं होती, मजे की बात ये है, जॉब्स अपग्रेड हो जाती हैं। ओके इंसान रिप्लेस होगा उस बंदे, उस इंसान के साथ जिसको एआई नहीं यूज करनी आती होगी। देखें, एक नई जॉब पिछले दिनों आ गई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। पहले उसको आप कहते थे कि ये गूगल सर्चर है, गूगल पे सर्च करता है, राइट, लेकिन अब वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन गया जो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकता है। इसकी ना मैं एक मिसाल देता होता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, जिनमें से 2 को ये पता लगे, जो चप्पों से कश्ती चलाते हैं, जिनमें से 2 को ये पता लग जाता है कि मोटर वाली कश्ती आने वाली है। ठीक है, वो उस पर पढ़ाई भी शुरू करते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। 1 साल बाद जब मोटर वाली कश्ती आएगी, कौन से 3 लोग धरना दे के बैठ जाएंगे कि जी इन्होंने तुम्हारी जॉब खा ली है, और कौन से 2 लोगों को फौरन काम मिल जाएगा और वो ज़्यादा पैसे बनाने शुरू कर देंगे। बिकॉज पहले जब वो चप्पों से कश्ती चलाते थे तो वो 1 राउंड लगाते थे, अब वो मोटर से चल रही तो वो 10 राउंड लगा रहे हैं। तो हमें अपग्रेड होना है असल में, क्योंकि देखें एफिशिएंसी बढ़ानी है। एफिशिएंसी बढ़ानी है ना। बेसिकली सबसे पहले ये समझने की जरूरत है एआई असल में क्या है। एआई इज अ प्रोडक्टिविटी टूल, जो आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएगी असल में। उस आपकी देखें, आपका एक टास्क था जो 24 घंटे में होता था, उसने उसको 1 घंटे में करना शुरू कर दिया, तो पीछे 23 घंटे बचना शुरू हो गए ना। उसमें आप सो सकते हैं, मेरे जैसे लोग, शुएब भाई जैसे, हम जैसे जो लोग होते हैं, हम सो सकते हैं, ठीक है, हम लोग बच्चों के साथ टाइम गुजार सकते हैं, हम उसको और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। कुछ जो पैसे कमाना चाहते हैं वो उसी तरह के 10 और टास्क करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। तो आपके पास 23 घंटे बचना शुरू हो जाएंगे। वो जैसे एक और मशहूर बहुत किस्सा चलता है कि जी जब एआई आएगी तो आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। ओके, तो जिंदगी, वक्त बढ़ जाएगा। वक्त बढ़ जाएगा, असल में वर्ड है, आपको वक्त मिल जाएगा। हाँ, कि तो जो हम बात करते हैं ना कि अब वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, तो शायद हम वापस उसमें जाएंगे कि वक्त हमें मिल जाएगा टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली। अच्छा अगेन ये आपकी बात है कि बात सारी पर्सपेक्टिव की है। एग्जैक्टली, आप किस तरह से किस चीज को परसीव करते हैं, देन आपने उसका गोल क्या सेट किया है। अदरवाइज नेगेटिविटी अगर करते रहेंगे, यहाँ बैठ के नहीं एआई आ गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया, ऐसे डराते रहते हैं बैठ के। हमें मत डराया करें, हम नहीं डरते। ये इन हरकतों से कुछ नहीं होगा, अपनी फिक्र करें। बहुत जरूरी, अपनी हाँ, फिक्र करते नहीं जितना एनर्जी आप लगा रहे हैं लोगों को डराने में, उतनी एनर्जी में आप एआई सीखें। तो इस पे भी कमेंट करें ना कि ये जो सीखने की बात हम करते हैं, अच्छा ये एक बड़ी जेनेरिक टर्म होती है जी, एआई सीखें, किस लेवल से सीखें? अच्छा, एक तो हमारे यहाँ ना लोगों ने सबसे बड़ी एक चीज बना ली है, कोडिंग सीख लो। ओके, आई डोंट नो कोडिंग में क्या रखा हुआ है। मे बी इसलिए कि दैट्स द फर्स्ट स्टेप स्कूल में ही हम देखते हैं। दैट इज नॉट अ फर्स्ट स्टेप अच्छा, राइट नाउ, Okay. क्योंकि 95% बाय द एंड ऑफ 2025 95% कोडिंग मशीन्स करेंगी। ओके, ठीक है, 95%। जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग आएगी वहां पे आपको करनी पड़ेगी एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे आपने शुरू में बात की। ओके, हमें टूल्स सीखने जो कि इस टाइम अवेलेबल हैं, जैसे बहुत सारे टूल्स, कैनवा आ गया है, विक्स आ गया है, चैट जीपीटी इज देयर। हमें उन टूल्स से अपनी जिंदगी को आसान बनाना है। जैसे आजकल कोई सोच के ईमेल नहीं लिखता, सबको पता है कि वो ईमेल जो है ना, क्योंकि दरमियान में वो ब्रैकेट्स कोई खत्म नहीं करता, कॉपी पेस्ट मार के करता, कॉपी पेस्ट, ठीक है।
लेकिन उसको पढ़ना भी है। इससे एक दफा सोच के देखें आपका एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतर हो सकता है। अभी रिसेंटली जो अभी इससे पहले डिस्कशन आप लोग कर रहे थे डाउन सिंड्रोम के ऊपर, बेसिकली अगर उसके ऊपर हम पूरा एक आईक्यू टेस्ट बना दें जो कि किसी भी बच्चे के लिए हो, तो उससे मेरा ख्याल के बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये कि हमें एआई को पॉजिटिव लेके चलना, क्योंकि कभी भी आप किसी चीज़ को, हाँ वो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जी किसी को ज़्यादा नॉलेज झाड़ने का शौक होना तो वो बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करता है। LLM, अब बंदा सोचने में पड़ता है LLM, मैंने LLB सुना था, LLM क्या है ठीक है, यानी लो लेवल मशीन लर्निंग जो होती है, ठीक है। इसी तरह और बड़े मुश्किल लफ्ज़ आ जाते हैं बीच में। जिंदगी आसान होने वाली है, उसको आसान करें, इजी रखें, हाँ, ये बड़ा जरूरी है। सूडो इंटेलेक्चुअल ना बने, ये बड़ी जरूरी चीज़ है कि समझ जाए आप कि मतलब पता है यहाँ से खाली है लेकिन आपने जुबान इकट्ठे से ग्रो करें ना। 4 लफ्ज जो सीखे वो। अच्छा, बात एक्सेप्टेंस की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल। अहमद, इसको भी ज़रा हाईलाइट कीजिएगा, बिकॉज अभी तक लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। दुनिया कहाँ निकल गई है, बट पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो हम वहीं पे बैठे हुए हैं। अब जिस तरह एक मिसाल मैं आपको दूं कि अच्छा जी, मैनुअल गाड़ियाँ थी क्योंकि तब तक ऑटोमेटिक गाड़ियाँ नहीं आई थी। अब ऑटो गाड़ियाँ आ चुकी हैं आपकी आसानी के लिए कि आपको बार बार गियर ना बदलना पड़े और आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर ड्राइव कर सकें। बट आज भी मेंटालिटी क्या है जी, ऑटो नहीं लेनी जी, मैनुअल की जो बात है वो हमने जो है ना वो ऑटो में नहीं है। ब्रेक तेज लगती है पहाड़ियों पे चढ़ती है, फलाना होता है। अच्छा, वो बंदा जो पहाड़ों पे कोई 6 सालों में एक दफ़ा भी नहीं जाता होगा, वो ये सोच के मैनुअल गाड़ी ले लेगा जी, पहाड़ों पे कभी जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक गाड़ी हमारा साथ ना दिया तो फिर लोग कहेंगे अच्छा जी नई गाड़ी ली तो फिर तुमने लिया क्या। ये मेंटालिटी की बात कर रही हूँ ना, तो हम तो आज तक ये एक्सेप्टेंस नहीं ला सके कि ये भी जो ऑटोमेटिक मशीन वॉशिंग मशीन्स आ गई है, लेकिन कहते हैं जो हाथ से जो कपड़े धोने का मजा है ना या जो सफाई होती है ना वो वैसे नहीं होती है। वो तो एक्चुअली वो उससे वो जो क्या कहते थे उसको, जो पहले आता था बैट नुमा जो होता था ना, उससे बैट भी खेल लेते थे ना, तो वो इसलिए डबल मजे लेते थे। क्या करें, देखिए हम बात कितना पता है पीछे क्या रह मैम, जाएंगे। हम लोग वाकई एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि वही बात हमारे आबाओ अजदाद करते थे। मैं माजरत के साथ एक मजाहतन एक फिर बात कर देता हूँ, वो जैसे हम में से आधों से ज़्यादा पेरेंट्स ने ना ये बात कही सुनी होती है अपने पेरेंट्स से, हम इतने मील पैदल चल के जाते थे, हम जो है पता नहीं कितनी दरिया क्रॉस करते थे, मगरमच्छों से लड़ते हुए स्कूल पहुँचते होते थे, ठीक है। ये हमने सुना ना, क्या सुना है सबने, ये सही बात है। लेकिन हम स्कूल जाते थे, तुम लोग नहीं पढ़ते हो। हम आज भी उधर ही जी रहे हैं, हमें उससे बाहर निकलना। एक तो ये बेचारगी वाली जिंदगी, मैं हमेशा कहता हूँ इससे बाहर निकलें। बिल्कुल, हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एडवांस फोन्स कौन से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, हमें चीज़ें यूज़ करनी नहीं आती। हमारे पास टेक्नोलॉजी वही है जो बाहर दुनिया के पास है, लेकिन वही एक बेचारगी वाली मेंटालिटी है, एक वही 1 2 3 वाली रेस लगी हुई है। आज दुनिया डिग्री से कन्वर्ट होके, स्किल से कन्वर्ट होके नॉलेज पे आ चुकी हुई है। जिसके पास नॉलेज ज्यादा है वो विन कर रहा है, जिसके पास डेटा असल में क्या है, डेटा नॉलेज है, ठीक है। तो हमें इस बेचारगी वाली लाइफ से बाहर निकलना है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस यस बिल्कुल नहीं है। अब जब तक देखें आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही ना, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, हमें इससे भी बाहर निकलना है। खैर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, ठीक है। मैं अगर आपको कोई अच्छी बात कहता हूँ ना, ओहो मैनू तो आई एम सॉरी मैं पंजाबी में अगर बात करूँ कि जी इनू तो पता ही कुछ नहीं, जो उन्नू पता सी ना। हाँ हाँ सही बात है, ये मेंटालिटी है ना, ये है हमारे अंदर, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जिससे जो अच्छी बात मिल रही है वो सीख ले एंड ग्रो टुगेदर। यस। और दूसरी एक मजे की बात कि जी अगर आपने किसी कोई पोस्ट देखी है ना, इग्नोर करना सीखें उसको। जरूरी नहीं है उसके नीचे कमेंट करना ही करना है आपने कि जी मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात, या मुझे क्या करें फिर जो वेले बैठे हुए हैं। बहुत सारे जो वर्किंग लोग हैं, टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर जाके कमेंट देखें, आप तो सरसरी सी स्क्रॉल करके सिर्फ पोस्ट देख रहे होते हैं कि ठीक है जी पोस्ट में क्या है वो नजर आ सके। वो उस कमेंट जाके पढ़ते हैं कि फिर उस कमेंट को सोचते हैं बैठ के कि कैसे काउंटर करना है। ये जो बात हुई ना कि दुनिया अब डिग्री से निकल के, स्किल्स से निकल के नॉलेज की तरफ आ गई है, सो हमें भी इसी पेस के साथ, इसी तेज़ी के साथ हमें आगे बढ़ना है। अच्छा अहमद, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त हमारे यंगस्टर्स यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे उनको ये टूल्स सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है? कुछ AI टूल्स टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्या चीज़ें हैं जो कि घर बैठे बेसिक वो सीख सकते हैं? देखें, सबसे पहले ChatGPT को प्रॉपरली सीखना शुरू करें, ठीक है। यानी आपके पास अल्लाह ताला ने एक टूल दे दिया आपको, उसको प्रॉपर सीखें। सिर्फ ईमेल्स या ये चीज़ें सिर्फ ये मत कहेंगे मुझे पोस्ट लिख के दे दो। यस, पोस्ट लिख के दे दो फेसबुक की कि कैसे किसी को इम्प्रेस करना है या समथिंग, ठीक है। नो,
प्रॉपरली उसमें देखें। इवन मैं रात को एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उस बंदे ने उसके थ्रू बताया हुआ है कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन अगर आपने करनी है तो कैसे वीडियोस बनाएं, उस पर कैसे स्क्रिप्ट लिखें, क्या चीज़ें, क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। और उसके थ्रू उसने फेसलेस वीडियो बना के विद इन 10 मिनट्स दिखा दी थी। ओके। इसी तरह डिविंची आता है, उस पर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। खैर अब तो ये वही बात कि अब तो चैट जीपीटी उसके अंदर जो है ओपन एआई के अंदर बहुत सारे टूल्स उन्होंने इंटीग्रेट कर दिए हैं Okay. कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही। फिर उसके बाद आप कैनवा सीख सकते हैं, कैनवा के ऊपर एआई टूल्स हैं, वेब डेवलपमेंट के ऊपर विक्स आ रहा है, विक्स के ऊपर आपको यानी कि आज दुनिया निकल चुकी हुई है वेब डेवलपमेंट से और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। सब कुछ आप जाके सिर्फ प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉपर प्रॉम्प्ट, और वो आपको बना के देता है जी आपकी वेबसाइट इस तरह की होनी चाहिए, आपका टूल किट इस तरह की होनी चाहिए। आज दौर आ गया, अपनी एक टूल किट बनाई। देखें आप मीडिया के लोग हैं, आपकी टूल किट डिफरेंट होगी, कैमरा के पीछे जो लोग हैं उनकी टूल किट डिफरेंट बात होगी, मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मेरी टूल किट डिफरेंट होगी। हमें एआई टूल किट्स बनाने की ज़रूरत है, फाइनेंस के बंदे की डिफरेंट होगी, यस। ठीक। तो टूल्स, अच्छा मजे की बात है, आप चैट जीपीटी पे जाके ये लिखें ना कि मेरे लिए, मैं ये काम करता हूँ, मेरे लिए कौन कौन से टूल्स है, वो आपको ये भी बता देगा। मतलब आप ये देखें कितनी आसानी है, वो सब कुछ तो चैट जीपीटी बता रहा है आपको, आपने ये करना है, इस तरह से करना है, बस कर लें। बल्कि मजे की बात आपको बताता हूँ, पिछले दिनों ये जो एक वॉर सिचुएशन सारा सिलसिला चाह रहा था, अल्लाह ताला रहमत करें हमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑल ऑफ अफवाज एंड एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसे जी, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने जो कुछ किया, मैंने सिर्फ जो इंडिया की जो चीज़ें थी ना, सिर्फ उनको मैंने जाके चैट जीपीटी पे लिखा है कि वेरीफाई दिस, उसने कहा नहीं ये भी गलत कह रहे हैं, ये भी गलत कह रहे हैं, ये भी गलत कह रहे हैं। जी वो तो वेरिफिकेशन की क्या जरूरत थी, नहीं नहीं कह रहे थे, द पॉइंट इज उसके अंदर मैंने सिर्फ जाके ना उसको वेरीफाई किया था, ओके। और कुछ नहीं किया था। या लेकिन हमें उसके लिए जरूरी है कि हमने वहां पे लिखना गया है, जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ओके। उसके लिए बकायदा उसने रिपोर्ट्स मुझे बना के दी हैं कि जी आप कहाँ कहाँ पे बेहतर हैं, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ कैसे हो सकती सही है। ठीक है, और क्या क्या स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर। सही सही। तो कहने का मकसद ये है कि आप यूज़ तो करें उसको प्रॉपरली, ठीक है ना। और जिसने भी यूज़ किया है और सही तरीके से यूज़ किया है वो फिर बढ़तरी हासिल भी कर गया है। एग्जैक्टली। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिसाइल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एयरक्राफ्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैन पावर। ये फिर वो जो नॉलेज की बात सबीन भी कर रही थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर आपने कैसे यूज़ किया है इस साइबर वॉरफेयर में या इस डोमेन में, इस स्पेस में। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसे यूज़ कैसे किया होता है। तो जब हमने वैसे थोड़ा सा यूज़ किया अभी, कल डीजी साहब ने बताया कि हमने मामूली सा तो थोड़ा सा ऐसा यूज़ किया, बाकी ने बचा के रख लिया आइंदा के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा यूज़ करके आपको बता दिए कि थोड़े से यूज़ करने से भी आपके साथ क्या हो देखें, सकता मैं एक है। नॉर्मल इंसान हूँ ना, लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, एवरीथिंग आई जस्ट पुट दैट डेटा इनटू द चैट जीपीटी, उसने मुझे सब पूरी बता पूरी दिया। रिपोर्ट्स बना के दे दी कि हाँ जी आप ये करें। इवन उसने एक आम आदमी के लिए भी बता दिया कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ओके। ठीक है। तो हर सिचुएशन में आप चैट उसको जीपीटी यूज बता कर रहा सकते होता हैं, है। लेकिन आपको प्रॉपर्ली यूज करना आना चाहिए। ये प्रॉपर्ली यूज़ करने से क्या मुराद है वैसे? प्रॉपर्ली यूज करने से मुराद है कि उसका रोल क्या है आपकी लाइफ Okay. में। देखें, मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, आपके से मैं अगर बात करूंगा तो एज ए मीडिया एंकर पर्सन करूंगा, तो सही है। आपका एक रोल है, ओके। ठीक है। तो उसका रोल क्या है आपकी लाइफ में, ये नहीं कि सब कुछ ही उसके साथ करना है अब आपने जाके। मैं फिर मजाहतन एक बात कर देता होता हूँ कि जी लोगों ने उसके ऊपर जो है ना गर्लफ्रेंड्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड्स भी बनाई वो हुई रियल लाइफ में नहीं मिल रही, क्या करें? एग्जैक्टली। तो वो इतनी उनकी बुरी हालत चल रही दुनिया है। में जी रहे हैं, ठीक है से वो लोग। अच्छा, अगर उनको खुशी मिल रही है तो लेट देम एंजॉय ना, क्या मसला है आप लोगों को यार? ठीक है, नहीं ठीक है, वो जैसे वही ना फेसबुक पे वैसे दुनिया की भाई 8 दुनिया बिलियन बहुत आगे निकल गया, हम यही तो बताना चाह रहे हैं। वो नहीं आगे जाना चाहते ना? कि टेक्नोलॉजी का इंक्लूड मुस्बत ऐसे लोग इस्तेमाल भी करें, इंक्लूड आगे करें, बढ़ें। इंक्लूड करें सोसाइटी में ऐसे लोग। देखिए बात पता है क्या है, हम नहीं करना चाहते। देखिए बात पता है क्या है, फेसबुक पे वैसे दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, फेसबुक पे 16 बिलियन कैसे है? अरे देखिए, बजाय Bank इसके, account से ना, देखिए obviously। बजाय इसके वो किसी को छेड़ें, किसी को पोक करें, खामखा उसके इनबॉक्स में जाएं, वहीं करें जो करना है। करें ही ना, इस सोच से बाहर निकलें भाई। Exactly. दुनिया आगे निकल गई है। That's आज हम important. टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप उसको पॉजिटिवली, प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं ताकि आप प्रोडक्टिव हो, अपने मुल्क को आगे लेके जाएं भाई, अपने आप को आगे लेके जाएं। यही वाली बात है, एक सोच है कि बार बार हम बात करते हैं कि अच्छा जी ये एडवांटेजेस हैं, ये फायदे हैं इसके, जी इसको ये फलानी फलानी चीज़, ये अब
आप लोगों को भी रट चुकी होंगी चीज़ें, हमें भी, लेकिन बार बार इस पे बात करने की ज़रूरत इस वजह से है ताकि उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करवाया जा सके, आप लोग समझ सकें कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, हम लोग समझ सकें कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एक दोस्त है मेरे, उन्होंने इस तरह एक AI जनरेटेड बनाया इंस्टाग्राम पे अकाउंट, एक खातून उन्होंने क्रिएट की है और उन्होंने कहा जी मेरी मॉडल है और उसके साथ वो सारी मॉडलिंग वो करती रहती हैं। तो मैंने वैसे ही देखा, मैंने कहा ज़रा जाके देखूँ ना उस आईडी को। तो मैं गया, मैंने कमेंट्स देखे, तो कमेंट्स क्या थे, यू आर सो ब्यूटीफुल, योर फेस इज सो प्रिटी, योर हेयर, मैं कह रहा हूँ साफ लग नजर आ रहे हैं जनरेटेड है। आई मीन व्हाट आर यू डूइंग देयर? जाके सारे कमेंट्स, मैं कमेंट्स पढ़ के हैरान हो गया, ये हो क्या रहा है। अभी तो शुक्र करें आपने किसी जगह ये नहीं पढ़ा मैरी मी। मैंने ये पढ़ा विल यू मैरी मी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तुमने बोल देना था आई एम ऑलरेडी मैरिड। सिंगल थी ना। बहुत शुक्रिया अहमद, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। वही मामला कहीं और निकलते जा रहे हैं, तो यहीं पे थोड़ा सा दफन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन आज की जो चीजें हैं उनको लेकर आपने आगे जरूर चलना है, पॉजिटिव वे के साथ। तरफ बढ़ते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम AI की बात कर रहे थे और अपने स्किल सेट इंप्रूव करने के मकसद बात भी कर रहे होते हैं कि आपको वक्त के साथ साथ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होता है और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इदारे भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने इदारे पर भी, ज़रा अपने एम्प्लॉइज़ पर भी, अपने ह्यूमन रिसोर्स पर भी। सो आज हम इस मौजू पर बात भी करेंगे। ये जो डेवलपमेंट की बात हम करते हैं या स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग की बात करते हैं, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल जी, तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी एंटरप्रेन्योर हैं डॉक्टर हुमैरा मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हुमैरा, स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस तरह से आप इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करें, एंड देन हम इसकी इंपॉर्टेंस पर बात जी करेंगे। बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप अगर कोई घर बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन आपने रख लेती होती है, उस घर को चलाने या ऑपरेशन करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन किन लोगों की ज़रूरत होती है, किन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो वो एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए होती है थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई ज्वाइन करता है, वो अपने एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्वाइन करता है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइजेशंस के विजन और मिशन और ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उन एम्प्लॉयज़ की या उन लोगों की ट्रेनिंग की जाए उस पर्टिकुलर सर्विसेज के अकॉर्डिंगली, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशनल कर सकें। क्या ऑर्गेनाइजेशंस इस बारे में सीरियस होते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं होते। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम पाकिस्तानी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पब्लिक सेक्टर में इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। उनको लगता है कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका फ़ायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस जो हमारे जो माइंड सेट है वो होता है कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम एम्प्लॉइज़ सेटिस्फेक्शन पे बिलीव नहीं करते। हालांकि जो एम्प्लॉइज़ आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए आपके लिए इंटरनल कस्टमर्स होते हैं। ओके। जब तक आप उनको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, जब तक वो उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो वो किस तरीके से अपना उनकी प्रोडक्टिविटी, आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपको वो चीज़ क्वालिटी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आपके ऑपरेशनल हैंड आपके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। तो ऐसे में डोंट यू थिंक कि एम्प्लॉयर्स की ट्रेनिंग पहले इम्पोर्टेंट होती है और उसके बाद जाहिर है उनको इम्पोर्टेंस समझ आएगी तो वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे आगे। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। एम्प्लॉयर्स की ट्रेनिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी एम्प्लॉयज़ की होती है। बट वो तो अक्ल कुल समझते हैं अपने आप को। जी बिल्कुल, यहाँ पे माइंडसेट यही है कि हर कोई यही समझता है कि हमें सब आता है। ठीक है, हर कोई यही समझता है कि हमें सब कुछ आता है। हालांकि ये वाला जो माइंडसेट है अगर हम अपने जहनों से निकाल लें, ये तो हम सबको निकालने की जरूरत है। बहुत ज़रूरत है, हम सबको आगे बढ़ने के लिए, मुसलसल ग्रोथ के लिए सीखना होता है। इस सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। जिस तरह आप ये बात हुई ना कि अक्ल कुल समझ लेना अपने आप को, ये बड़ी गलत अप्रोच होती है। अच्छा, इसमें आप अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा, साथ इसमें ऐड भी कीजिएगा। ये भी तो हमारे यहाँ माइंड सेट है ना कि हम एक रिक्वायर्ड स्किल सेट का बंदा ले आएंगे, जी लेकिन जो ऑलरेडी बंदे उनको ट्रेन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ये भी बहुत ज़्यादा कल्चर है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को
वो वैल्यू नहीं देनी थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बल्कि हम बाहर से कोई एक्सपर्ट ले आएंगे। देखिए बाहर से जो भी एक्सपर्ट आएगा वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके लिए एफिशिएंसी एंड क्वालिटी सर्विसेज आपको दे सकेगा, बट एट द एंड आपको इवेंचुअली मूव ऑन करना पड़ेगा अपने करंट एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो मैं यही समझती हूँ कि हमें जितनी भी स्पेशली मैं फोकस करूँगी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे यही है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि वो समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत एक्सपर्ट है, हालांकि उन लोगों को भी अपने रीजनरेशन की ज़रूरत होती है। देखिए हम अपनी अगर एग्जांपल लें, हमने जो आज से 10 साल 15 साल पहले पढ़ा है, क्या आपको अभी याद है अपनी जो है अपनी इसमें जॉब में किसी को नहीं याद रहता। हमें वो चीज़ रिवाइव करने की ज़रूरत होती है। वो तभी पॉसिबल है कि जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू अगर हम करेंगे। हालांकि आजकल के दौर में तो ट्रेनिंग लोग कहते हैं कि इट्स सो इजी बिकॉज यूट्यूब में है, दूसरी सोशल मीडिया में है, लेकिन दिस इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ना कि हम फोकस नहीं कर पाते कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हर इदारे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जी बिल्कुल, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें फोकस होके उन चीज़ों को करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, या अपनी जो भी वीकनेसेस हैं उनको, जो भी गैप्स हैं उनको फिल करना चाहिए, बिकॉज हम हर चीज़ सीखने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, वैसे में हमारे साहब ये भी बताइएगा कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज हम इन्वेस्ट नहीं करते उन पे कि एम्प्लॉयज़ को, या खुद हम ट्रैवल करें, कॉन्फ्रेंसेस पे जाएं, सेमिनार्स पे जाएं, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करें, इवन इफ वो पेड हैं, बट जाना बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये होती है यहीं पे बैठे यहीं पे सीख लें। अब देखें ग्लोबली चीज़ें कितनी चेंज हो रही हैं, बिजनेस के तरीके चेंज हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। आप तो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे उस लिहाज से अगर नहीं भेज रहे ज़्यादा जो सोसाइटी में या ग्लोबली भी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं कि हम अभी तक वही 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी और वो मेथडोलॉजी पे बैठे हुए हैं। तो हमें अगर चाहिए कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करें, हम तो हमें उन चीज़ों को भी कोप अप करना चाहिए, देखना चाहिए। देखें जिस तरह आपसे मुझसे पहले जो गेस्ट आए थे उन्होंने AI की जो बात की थी कि किस तरीके से AI कितनी हेल्पफुल है, लेकिन हर कोई जो है ना एक हाइप क्रिएट हुई है कि AI है, हमने करना है, हमने सीखना है, लेकिन फोकस होकर वो ये नहीं सीख रहे कि आपको किस लेवल तक उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और दुनिया का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर वहाँ पे ये चीज़ चल रही है तो क्या आपके कल्चर में या आपकी जो सोसाइटी में उसकी एप्लीकेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं। हमने इन चीज़ों को भी देखना है, साइड बाय साइड देखना है। हमने जंप इन टू दैट न्यू टेक्नोलॉजी नहीं करना, हमने पहले अपनी स्टेटस को देखना है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी इंस्टीट्यूशन में काम करें, आया उन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर साहब किसी इदारे को कितने मंथ्स बाद या कितने टाइम पीरियड के बाद ये सोचना चाहिए कि अच्छा नाउ इज़ द टाइम कि जब हम इस पे सोचें कि हमें ट्रेनिंग करवानी है? देखिए ये सोचने वाली बात नहीं है। करवानी हाँ जी बिल्कुल, ये तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है। देखें हम अगर अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, आज से 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए टीचिंग वैल्यूज़ एंड ट्रेनिंग का जो एक एग्जाम्पल सेट की हुई है, हम उसी को फॉलो कर लेना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ टीचिंग ही नहीं की, उन्होंने ट्रेनिंग भी साथ साथ की है हमारी। तो हमें उसी लेगेसी को बरकरार रखते हुए हमें इसको ऑनगोइंग प्रोसेस के तौर पर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और कोर एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन का रखना चाहिए। That's very true. अच्छा, हमने वैसे बहुत सारे जो अच्छे इदारे हैं, मैं अच्छे इदारे इस वजह से भी उनको बोल रही होती हूँ क्योंकि वो काफ़ी एक्सेल भी कर रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों में, और उसकी वजह ये होती है क्वार्टरली उन्होंने अपना जो एजेंडा रखा होता है, अपने जो गोल सेट किए होते हैं क्वार्टरली, उसके अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ज़रूर लिखी हुई होती है। वो नेशनल इंटरनेशनल व्हाट्सएवर वो लाजमी उसका हिस्सा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है अपने बहुत ज़्यादा पैसे जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे, मार्केटिंग में, एडवर्टीज़मेंट में वेस्ट कर रही होती हैं। उनको नहीं पता कि जो सर्विसेज की क्वालिटी आपके एम्प्लॉयज़ दे सकते हैं वो बाहर कस्टमर्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। सो आप जिस तरह क्वार्टरली की बात कर रही हैं, तो आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली देखें, गूगल, अमेज़ॉन, इन सब को देखें, आप देखें ये सर ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कर दे रहे हैं, बल्कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी साइड बाय साइड
फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक और है, इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अभी टॉप कंपनीज जो आपने कुछ नाम तो अपने भी ले भी लिए, कुछ और अगर नाम हम लें भी ना भी लें अदरवाइज भी, वो चाहे गाड़ी बनाने वाली कंपनी की बात करें या किसी भी की जो टॉप कंपनीज होती हैं, आप देखें उनकी एडवर्टाइजमेंट्स नजर नहीं आती है, उनको जरूरत ही नहीं होती जरूरत ही marketing नहीं की। होती। हाँ, बिकॉज वो क्वालिटी पे इतना जी, फोकस्ड जी, जी। है, इतना इंश्योर यानी करते हैं कि- क्वालिटी को। यानी कि उनको इस चीज़ की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि वो ये समझते हैं कि ये चीज़ बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी इनकलकेट होनी चाहिए, बिल्कुल। कल्चर होना चाहिए दैट्स वेरी इसका। ट्रू। और वाकई टॉप ब्रांड्स के हम नहीं देखते कोई एडवर्टाइजमेंट है, मैं हमने कुछ साल में एक दफा आती है, या कभी कोई नया लॉन्च होता है तो तो उस आती है, लॉन्च के लिए otherwise आती तो- है क्योंकि क्योंकि awareness उन्होंने के अपना perspective ब्रांड से। बना लिया ना, क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ऊपर स्टैंडर्ड दे दिया कि वो अब क्वालिटी तो अब वो जो पैसे हैं वो खर्च करते हैं employees की well-being पे। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे करते हैं। बिल्कुल एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के बाद चीजें हमें नजर भी आ रही होती बिल्कुल ऐसे हैं। ही। क्या एम्प्लॉयज़ की अपनी भी कोई जिम्मेदारी होती है? अगर एम्प्लॉयर नहीं कर रहा तो वो खुद से अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपने थ्रू आउट 16-17 साल अपनी एजुकेशन आपने स्पेंड की होती है, आप एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ की, तो आपको खुद से भी देखना चाहिए कि आपको अपने आप को एवेल्यूएट करना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते Yes. हैं। आप इस अगर आपका कोई किसी भी मामले में कोई डिसीजन लेना है, आप क्या कर ले पाएंगे कि नहीं, आपके अंदर वो स्किल है कि नहीं है, डिसीजन मेकिंग की स्किल है कि नहीं, तो अपने आप को भी एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सो, क्योंकि आप अपने आप को एवेल्यूएट नहीं करेंगे तो आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, और फिर हमें शौक भी होता है ना एम्प्लॉयज़ को कि एक इदारे से दूसरे इदारे की तरफ फ़ौरन हम जाएं। अच्छा, अब एक जगह पर एक जैसा ही माहौल चल रहा है, आप वही चीज़ सालों साल कर रहे हैं, वही एक प्रोजेक्ट है, वही रीन्यू हो रहा है, उसी प्रोजेक्ट को आप लेके चल रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल, आपने 6 साल एक इदारे में लगा दिए हैं। अब 6 साल बाद जब आप बाहर निकलते हैं, जो आप पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं, आप compete करने लगते हैं, तो आपको तो कुछ आता ही नहीं होता, आप सिर्फ नंबर ऑफ इयर्स बता रहे होते हैं, बट आप में वो स्किल्स नहीं है। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप अपने आप को ऐसे समझते हैं कि आपने स्क्रैच से काम शुरू किया है, क्योंकि वो कल्चर फिर आपको आगे आने वाली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता। लेकिन आप अगर अपने आप को अप टू डेट रखेंगे एज पर द जो लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ मार्केट या जो भी इंटरनेशनल है या नेशनल लेवल पे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करना। सही बात है, और ये तब होगा जब आपने इसको समझा होगा कि अच्छा मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, और इदारों को भी समझना होगा कि हमें अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना है, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ उन पर इन्वेस्ट इसलिए करना ज़रूरी है कि आपकी तरक्की होगी, आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी, ये बड़ा ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू था, और विश एंड होप कि इदारे इसको बड़ा सीरियस लें कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें इन्वेस्ट करना, चूँकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न बड़ा अच्छा मिल रहा होता है इसको। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज दुनिया भर में नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और मेरा ख्याल है ये वो एक ऐसा शोबा है जिसको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता जिस तरह से करना चाहिए। चाहे कोई पेंडेमिक हो, चाहे मुल्की हालात कैसे हों, चाहे कोई भी वबा हो, किसी भी किस्म के कोई ख़तरा हो, हमें हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो हमेशा, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ भी हमें नज़र आता है हमेशा फ्रंट लाइन पे। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बात होती है वो उनमें मौजूद होते हैं, और कभी नहीं देख रहे होते कि हालात कैसे हैं, उनको कोई नुकसान होगा। फोकस उनका ये होता है कि किस तरह से हमने लोगों की मदद करनी है। और क्योंकि हम हमेशा ये बात करें, ठीक है नौकरियां तो सब कर रहे होते हैं, नौकरी भी मिल जाती है, आपको रोज़ी रोटी भी आप कमा लेते हैं, रिस्क आपका जहाँ से भी लिखा है, लेकिन वो जो एक डेडिकेशन होती है, वो जो एक डिग्निटी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। आज जितने भी नर्सिंग स्टाफ हमें देख रहा है, आज हम आप सबको खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप मिलकर हम सब की वेलबींग के लिए काम करते हैं, किस तरीके से हर मुश्किल हालात में आप लोग सबसे आगे खड़े होते हैं हमारे लिए, और हम उस तरह से आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहे होते। तो आज कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज भी एक ऐसी ही नर्स को हमने दावत दी है प्रोग्राम में। 25 साल से ज़ायद का उनका तजुर्बा है, और किस तरीके से वो आगे बढ़कर, और 25 साल में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बहुत सारे हालातों वाक़यात शुएब हमने देखे। सही बात है,
और जिनका जिक्र आपने किया 25 साल से ज़्यादा का तजुर्बा पिम्स अस्पताल में इस वक्त वो एज ए नर्स खदमात सर अंजाम दे रही है माशाल्लाह। BPS 17 तक पहुँचे हैं, तो ये देखें ना कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरक्की भी है एंड शी इज़ एंजॉइंग हर वर्क। शहनाज नेमत साहब ने आज हमें ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ राइजिंग पाकिस्तान की और आप सबकी, और मैं अपनी ऑडियंस की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबकी स्पेशली कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, आप तो आपकी गुफ्तगू का अंदाज ही बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह, अंदाज़े में यहाँ बहुत खूबसूरत है। 25 साल आपने, तो जैसा सबीन ने भी आगाज़ में कहा ना कि पेंडेमिक भी देखे आपने, अपने मुख्तलिफ हालात भी देखे, डिजास्टर्स भी देखे, जंगी हालात भी देखे, आपने इमरजेंसी की सिचुएशंस भी देखी, तो आपने तो सर एयरब्रू का जो क्रैश था सर, वो जब डेड बॉडीज़ हमने प्रिपेयर की वो भी मैंने अपने हाथों से की। हमने अर्थक्वेक देखा, हमने कोविड-19 अपने हाथों से वैक्सीनेशन की हैं और हमने वो डेड बॉडीज़ भी प्रिपेयर की हैं। हमने वो पीपीज़ पहन के जब एक मौत की सिचुएशन थी हमने उसमें भी काम किया है, मगर हम तब भी पुरअज़म थे। आज जब मुल्क में ये वॉर की सिचुएशन थी हम तब भी पुरअज़म थे और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारी फैमिलीज़ भी हमारे साथ बड़ी पुरअज़म थी और वो भी हमें इनकरेज कर रहे थे। वो कहते कि ठीक है आप करें, हम आपके साथ हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात थी। क्योंकि चूज़ किया है वो काम जब, तो फिर वो बहुत दिल से किया और आगे भी जिस तरह, और यही मेरा ख्याल है यही बात है जो कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। क्योंकि ब्रेक में हमारी जब बात होती है तो आपने कहा मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और ये कहते हुए हमने बड़े ही कम लोग देखे हैं, शायद इक्का दुक्का मेरी जिंदगी में लोग होंगे जिनमें से। आई लव दिस यूनिफॉर्म, माशाल्लाह, आई लव दिस यूनिफॉर्म। मैंने बड़े पैशन से इस प्रोफेशन को चूज़ किया और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि वो लोग जो नेगेटिव थॉट के साथ इस प्रोफेशन को देखते हैं ना, वो जब मेरे पास से होके जाएं तो वो पॉजिटिव स्माइल के साथ यहाँ से जाएं। वाह, क्या बात। और मैंने ये किया है सर। लोग हमेशा नर्सेस को बुरा भला कहते हैं, मगर सर जब पेन के वक्त वो जब जिस बंदे को सबसे पहले वो देख रहे होते हैं ना, वो नर्स ही होती है। सही बात है। और जब शायद वो हमें उस वक्त दुआ ना दें तो आपकी बॉडी में कितने सेल्स हैं, कितने ऑर्गन हैं, और वही नर्स जब एक पेन किलर लगाती है तो वो बंदा भूल जाए तो आपकी बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन सेल्स हैं, वो आपको ज़रूर दुआ देंगे। सही बात है। और आप एक 60 साल की उम्र तक एक नर्स जॉब करती है, तो आप कितने लोगों को जो है ना पेन किलर लगाते हैं, दवा देते हैं, कितने लोग आपको दुआ दे के जाते हैं। तो हमारा रब किस वक्त किसकी सुन ले। सही बात है, ठीक है। You never know. तो ये वो फील्ड है जिसमें खुदा भी है, दुआ भी है, पैसा भी है, स्टेटस भी है, और आप रब के सामने कह सकते हैं कि हाँ खुदावंद मैं तेरे बंदों के लिए कुछ करके आया। वाह, क्या क्योंकि खूबसूरत कितने नबी पैगंबर आए, वो इंसानियत के लिए कुछ करने आए ना, तो वी वेयर दिस वाइट यूनिफॉर्म, इसलिए कि हम एक माँ, बहू, बेटी, वो सब रिश्ते भी हम करते हैं, और बियॉन्ड इसके हम खुदा के लोगों के लिए भी कुछ करते हैं। सही बात तो है। ये मेरी प्राउडनेस है, ये मेरे शोल्डर पे लगा वो स्टार है जो मेरा प्राउड है। माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत बात आप कर रही हैं, मतलब ये ट्रूली इंजॉइंग एक्चुअली। Yeah. और ये सबसे अच्छी बात इसमें जो सबीना आपने भी कहा ना कि हम अक्सर ये देखते हैं किसी से बात करते हुए मैं खुश नहीं हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरी जॉब में ये मसला है, मेरी जॉब में वो मसला है, मेरा सीनियर ऐसा, मेरा इदारा ऐसा, लेकिन इट्स वेरी गुड जी कि आप सेटिस्फाइड हैं जहाँ पे इस वक्त आप हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। आज से नहीं कई सालों से मतलब 2.5 दहाइयाँ 25 तो साल। वही बात। अच्छा शोएब, ये भी सवाल रखते हैं ज़रा शहनाज साहिबा के आगे कि 25 साल किस तरह देखती हैं, सबसे मुश्किल लम्हात ऐसे में कौन सा है? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखी हैं साथ में, तो थोड़ा सा 25 साल का तजुर्बा उसको ज़रा दरिया को कुएं में बंद करने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा तो मेरी फील्ड में एक प्रॉब्लम रहा कि रिस्पेक्ट मेरे प्रोफेशन को आज तक नहीं मिली। ओके, ठीक है, इतने सालों में फ्लोरेंस नाइटिंगेल से लेके अब तक मुझे नहीं लगा। हम पढ़ लिख गए, हमने हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिया, अच्छा बुरा वक्त सब जगह आता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा शॉर्टेज नर्सिंग प्रोफेशन में है। हमने कोविड-19 में भी शॉर्टेज, हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ नहीं आता। अभी भी मैं बोलूँ ना तो पिम्स के अंदर या बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में ग्लव्स नहीं होते, हम इन्हीं हाथों के साथ काम कर रहे होते हैं। हमें इतने ज़्यादा हमारी नर्सेस को प्रिक हो जाते हैं, हम लोग सी पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, हम भी आपकी तरह घरों में काम करते हैं, कट लगते हैं, यहाँ आते हैं ग्लव्स नहीं मिलते। मैं जैसे आपको कह रही हूँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में है, अब आप ओपीडी में जाएं कितना रश होता है, डॉक्टर हर पेशेंट को क्या लिख के देता है? सबसे पहले ब्लड टेस्ट,
मैं वहाँ बैठी हूँ, मुझे सारा दिन फीमेल्स का ब्लड लेना है। अब वही ब्लड मेरी बॉडी के अंदर भी जाएगा, तो आपका क्या ख्याल है, मैं इन्फेक्टेड नहीं होंगी? सही बात है, बहुत मुझे risk तो होता सिर्फ है। वही मिलेगा जो मेरी सैलरी है। अगर आप बाहर के मुल्क चले जाएं, अब मेरी जो क्लास फेलो, जब मैंने रिसेंट बीएस किया तो उनको 12 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। अगर मैं उसको कंपैरिजन करती हूँ तो लाख सवा लाख अगर मुझे यहाँ मिल रही है, तो आप सोचें उस और इसमें कितना फ़र्क है। वहाँ पे रिस्पेक्ट को देखें और यहाँ पे देखें, मैं भी वहाँ जा सकती हूँ, बट आई लव माई पाकिस्तान, आई वांट टू सर्व फॉर माई कंट्री, ये for बड़ी my बड़ी people. इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो क्योंकि मुझे प्यार है पाकिस्तान से। वाह क्या बात है, यानी पाकिस्तान का भी बहुत प्यार है आपसे। ये नहीं सोचना हाँ। आपने कि रिस्पेक्ट नहीं मिली, बिल्कुल नहीं सोचना। नहीं सर, अगर मैं वो सोचती तो आज मेरे चेहरे पे सही बात स्माइल है, ना होती। सही बात है। ठीक है, आज मैं इस प्राउड को अपने अंदर ना लेती। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाई कि उसने कहा घना दरख्त जो हमेशा डाउन होता है, वाह, ठीक है, फल भी उसी पे लगता है। हाँ फल भी उसके, और कोई भी दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे वहाँ सोचना है, और अगर मुझे उन दुआएं चाहिए ना, जब बुजुर्ग कोई आता है तो वो ऐसे प्यार दे के जाता है और यहाँ हाथ रखता है, तो वो सारी ब्लेसिंग मेरी सारी बॉडी में आती सही है बात है। और कहते हैं खुदावन तेरा भला करे, तेरे माँ बाप का भला हो। तो ये दुआएं। दुआएं शायद हमें बाहर कोई नहीं देगा जो यहाँ मिल रही और है। वो सारी दुआएं बहुत दिल से निकलती हैं, दिल क्योंकि से वो उस निकलती हैं, टाइम सर। पर तकलीफ की हालत में या हाँ। रिकवरी के टाइम पे निकल रही होती निकल रही हैं, होती तो वो हैं। बड़ी ज़रूरत है। शनाज़ साहबा, एक और चीज़ है, मैं चाहूँगी कि इस मौजू पे भी आप कमेंट ज़रूर करें। कहते हैं कि नर्सों का जो रवैया होता है वो अच्छा नहीं होता, बहुत सारी जी जगहों सर। पे हम देख रहे होते हैं, एग्जाम्पल्स हमारे सामने होती है, बट यकीनन आप जैसे लोग भी हैं, आपका अंदाज़े बयां, जिस तरीके से, जिस पैशन से आप काम कर रही हैं, बात कर रही हैं, सो इसके भी यकीनन वजूहात तो होती होंगी। आप भी बता रही हैं कि अब स्टाफ की शॉर्टेज होती है कहीं ना कहीं, और ज़ाहिर है इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। ऐसे में नर्सिंग स्टाफ को की क्या जिम्मेदारी अपने ऊपर भी आती है कि वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो मरीज़ वहाँ पर जा रहे हैं उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिन सिचुएशंस की वजह से एक नर्स ऐसे एक्ट कर रहा है या कर रही है। ओके मैडम, इसका बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा, कि जब एक बेटी ब्याह के जाती है ना तो वो बेटी होती है, जब वो ससुराल में पहुंचती है ना तो उसको सास बताती है कि तुम बहू हो, हस्बैंड बताता है तुम वाइफ हो, ऐसे ही देवर जेठ बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये रिश्ता है, ठीक है। इसी तरह एक नर्स जब ट्रेनिंग करके जाती है ना तो वो एक नर्स होती है, उसके अंदर पैशन होता है, उसके अंदर एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर पूरा नॉलेज के साथ भेजा जाता है। सबसे पहले उसको जो फेस करनी पड़ती है एक नर्स के साथ, जो इंटरनेशनल रेशो है क्रिटिकल एरिया में 1:1 है, ठीक है। अगर मेडिकल सर्जिकल में काम करती है 1:2 लगा ले, 3 लगा ले, 4 ये है। बट पाकिस्तान में मेरी ड्यूटी है और मैं एक वार्ड में 40 की कैपेसिटी है, और वहाँ पे पेशेंट कितने पड़े हैं एक्स्ट्रा, 80 पेशेंट, 40 की कैपेसिटी है और स्ट्रेचर पे पड़े हुए हैं 80। मैं Just अपनी one स्टोरी, nurse. हाँ, अब मैं अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी वार्ड के अंदर 80 पेशेंट पड़े थे एंड आई एम प्रेग्नेंट, मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी और 6 मंथ मेरा चल रहा था, और इसी तरह रात ड्यूटी पे चलते चलते मेरा वाटर बैग लीक हो गया 6.5 मंथ पे, और इसी तरह मुझे मॉर्निंग तक काम करना पड़ा। और आज मेरा वो बेटा इस फील्ड की वजह से, इस ड्यूटी की वजह से स्पेशल बेबी है मैडम। अब आप ये बताएं, और हम बुरे नहीं होते, लोगों का रवैया हमें बदलता है। हर पेशेंट चाहता है कि आप उसको जाके देखें। अब मुझे बताएं, एक नर्स जब 80 लोगों को डील करेगी तो वो कैसे सबको कर सकती बिकॉज है? एक कैपेसिटी है आपकी, कैपेसिटी फिजिकल है। एंड मेंटल। अब आपके पाँव ही है ना मैडम। फिर बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम कहाँ से लाएं। मैडम मेरे पास जो चीज़ है मैं उसी से लोगों को फैसिलिटेट कर सकती सही हूँ। बात है। ठीक है। अब पिम्स हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो मुझे मिलेगा मैं उसी से लोगों को Absolutely. एंटरटेन कर सकती और हूँ। इसमें एक बात और और जब भी आप है। लिख के देते हैं ना तो लोग आपको गालियाँ देते हैं, तुसी घर ले जाते हो, ये कर दो वो कर दो। मैडम मैं कहाँ से लाऊंगी? जो मेरे पास है मैं उसी से उनको एंटरटेन कर सकती हूँ। ग्लव्स, सिरिंजेस और ये चीजें घर सो ले मेनी जाके, थिंग्स मैम। दवाइयाँ आप ले जाए ना, जाके। आप मेरे पास आए, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं वही आपको फैसिलिटेट कर सकती हूँ विच आई हैव, विच आई डोंट हैव, व्हाट आई अच्छा, डू। इसमें एक और बात भी है। फॉर एग्जांपल जो 80 पेशेंट्स वाली बात आपने की, चलिए मैं इसको एज्यूम करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक 10 पेशेंट्स हैं लेट्स सपोज इन अ वार्ड, तो जाहिर है
डॉक्टर को भी और आपको भी बेहतर पता है कि उसमें सबसे ज्यादा जरूरत उस वक्त किस पेशेंट को किस है। पेशेंट को है। हमारे यहाँ ये होता है कि वो जो अटेंडेंट्स होते हैं वो भी गुस्सा कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, नहीं यहाँ पहुंचे ये करें। हालांकि डॉक्टर को और स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को बेहतर पता है कि इस वक्त उन 10 में से किसको सबसे ज्यादा जरूरत है उस स्टाफ की। सर इस लोग चीज़ की। सेल्फिश है और एक पेशेंट के साथ सर हमेशा 4-4 5-5 होंगे। आप आई हैं, मैंने आपको बता दिया, आप मेरे पेशेंट को फलां बेड दें, अब डॉक्टर वार्ड में नहीं है, वो इमरजेंसी गया है, तो डेफिनेटली मैंने ये उसको कॉल challenges किया आपके है। पास होते हैं। ये सब और चीजें हैं इसमें- मैडम। इसमें एक तो और चीज़ ऐसे भी- में अगर लोग हम हमारे साथ हार्ड एंड हार्श होंगे, कभी हमारे पास सिक्योरिटी लैक्स होते हैं, इवन लोग हमारे साथ वायलेंस भी करते हैं, बहुत कुछ गाली गलौज भी होती है, बट इन सब के साथ भी अगर कोई बंदा कूप कर रहा है ना, तो वो नर्स है। सही बात है। हॉस्पिटल जिसके बगैर नामुकम्मल है, वो नर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको इसमें एक छोटी सी प्लीज प्लीज अगर छोटी प्लीज, सी पोएट्री सुनाऊं। जी जी। वर्ड नर्स नहीं, एक फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को हम निभाएंगे, नाइटिंगेल बन जाएंगे। रात को जब जग सोता है, मेरा मुन्ना रोता है, फिर भी ड्यूटी करती है वो जो नर्स बनती है। ऐसी ही होती है नर्स मैडम। सही बात है, वाकई खूबसूरत बात आपने की बहुत है। अच्छे से आपने बयान किया और जाहिर सी बात है जो चैलेंजेस आपने तो बयान फिर किए भी अगर मेरी ऑडियंस इंसाफ करे, अगर आप कहते हैं नर्सेज ऐसी होती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अगर आप हमारी जगह रखेंगे तो आपको हमारे साथ हमदर्दी होगी। अगर गवर्नमेंट, आज देखिए हर जगह गवर्नमेंट ने जॉब्स बंद की हुई हैं, आप खुद आके हमारे ड्यूटी रोस्टर्स चेक करें, एक वार्ड के अंदर मिनिमम जितनी नर्सेज होनी चाहिए नहीं उतनी नहीं है। कि ये बहुत challenges जरूरी हैं। है कि इन जब चीजों पे नहीं काम है, किया जाए आप और जाहिर सी patient बात ratio है देखें, आप इंटरनेशनल वे में उसको देखें, तो शायद आप हमारी प्रॉब्लम्स तो को यकीनन देखिए आज ये सेगमेंट भी इसी वजह से था कि किस हाँ। तरह से हम अपनी शॉर्टकमिंग्स पे भी काम कर सकें, कैसे जो चैलेंजेस हैं उनको हम सब मिलकर हर लेवल पे केटर करें, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, या चाहे एट द सेम टाइम हम पब्लिक के, एक जनरल पब्लिक के लेवल की अगर बात करें एज ए सोसाइटी, हमें हमारी सोच बदलने की कितनी ज़रूरत है कि जो रिस्पेक्ट जिस प्रोफेशन को मिलने चाहिए वो रिस्पेक्ट हम ज़रूर दें। सारी चीज़ें अपनी जगह पे, बट एक सोच उसको बदलने की हम सबको ज़रूरत है। हम बड़ी कदर करते हैं जी हमारे जितना नर्सिंग स्टाफ है, जो हमेशा हमारे लिए मौजूद होता है, फ्रंट लाइन पे होता है, कभी इनकार नहीं करते, हमेशा 24-24 48 घंटों की ड्यूटियों पे हमने बात अक्सर है। देखा है। जब कोई पेंडेमिक आता है, डिजास्टर आता है, किसी भी किस्म की कोई ऐसी इमरजेंसी And whenever सिचुएशन it's होती है, required. whenever it's required, और कभी उनको इनकार करते हुए नहीं देखा और बेलॉस वो काम कर रहे होते हैं बिल्कुल। अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। सो वी सल्यूट यू जी। आज के दिन पूरी दुनिया में जिस तरह से नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है, सो पाकिस्तान में भी आज पूरा दिन आप सब भी एक अपने आप से वादा करें और आज के दिन जो है एक टास्क ज़रूर रखें, अपने बच्चों को एक टास्क ज़रूर दें कि कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द कोई भी नर्स मौजूद है, उसको जाकर शुक्रिया अदा करें अपने अपने अंदाज से। वो चाहे एक थैंक यू का कार्ड दें, वो चाहे एक फूल दें, या चाहे अपने अल्फाज से कोई बात उनको करें, सही बात। ताकि उनको ये फील हो कि वो इस माशरे के इज़्ज़तदार शहरी हैं और एक बहुत ही इज़्ज़तदार जो है वो प्रोफेशन जिसको वो लेकर चल रहे हैं आगे। शहनाज साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। इट Thank वाज you, ग्रेट sir. टॉकिंग टू यू। और वैसे एक छोटी सी बात पे एंड करेंगे कि इट शुड नॉट बी जस्ट अ डे, सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। अपने अंदर चेंज लेकर आएँ। जब भी आप हॉस्पिटल किसी भी वजह से ज़ाहिर है बीमारियाँ आती हैं, हम अस्पताल जाते हैं, हमारा इलाज हो रहा होता है, अपने रवैयों पे बहुत ज़्यादा गौर करें, बहुत ज़्यादा गौर करें। अक्सर ये होता है अपनी गलतियाँ होती हैं, अपनी कोताहियाँ होती हैं, अपनी बदपरहेज़ी होती है, डॉक्टर के पास वक्त पे गए नहीं होते, हॉस्पिटल गए नहीं होते, और जब मामला सर से गुजर जाता है वहाँ जाते हैं, इलाज उस तरीके से नहीं हो पाता चूँकि ज़रा पानी सर से गुजर चुका होता है, फिर आप कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं। नो, आप जिम्मेदार थे, इस बात को समझें। वो तो अस्पताल को जिस हालत में पेशेंट मिलेगा उसने उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, एंड वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ज़ाहिर है ये जो जान है ये रब के हाथ में है, और अगर एक वक्त मुकर्रर है उसमें किसी ने चले जाना तो उस वक्त भी हमें देख रहे होते हैं कि आप वायलेंस कर रहे होते हैं, आप झगड़ रहे होते हैं, आप ख्याल इल्ज़ाम नहीं लगा रहे रखा, होते ये हैं नहीं कि किया। हाँ बड़ा कॉमन से Social वो media जी वो जो campaigns चल टीका रही ऐसा होती लगा हैं। दिया था, वो जी दवाई ये देती थी। कम ऑन प्लीज डोंट से दैट। हाँ कुछ ऐसे केसेस हो भी जाते हैं नहीं, sometimes. if you think, let me हाँ, add Shweb, please. if you think कि ऐसा कुछ हुआ है तो आपका एक सिस्टम मौजूद है, कानून मौजूद है। यकीनन उस टाइम पे जज्बात ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे किसी पे ऐसी गुजरे। बिल्कुल भी सेंसिटिव मैं एक्ट नहीं करना चाह रही यहाँ पे, बट स्टिल
इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करें कि आपको नहीं पता, ये आपका अंदाज़ा है कि ये हुआ है, बट यकीनन अगर आपको शक व शुबहात हैं तो हमारा एक सिस्टम मौजूद है, बिल्कुल। आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद उसका फैसला लीगल तरीके से आ सकता है। सो इन चीज़ों पर हमें एक सिस्टम पे ट्रस्ट करके चलने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वहीं पर हंगामा ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, वायलेंस ना हो किसी तरीके से, और फिर ओवरऑल जो आप में से कोई एक दो लोग ही होते हैं जिनकी वजह से ओवरऑल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बदनाम हो जाती हैं। एब्सोल्युटली, रिस्पेक्ट करें जी, रिस्पेक्ट करें, ये बड़ा ज़रूरी है। अपने आसपास जितने लोग हैं, तो स्पेशली आज चूँकि नर्सेज की हम बात करें तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करें। इसी के साथ लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। मैसेज प्लीज़ अगर क्विकली आप दे दें तो। जी जी। अच्छा, मैं एक मैसेज आज के दिन देना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि जो एक जान बचाता है वो हीरो, और नर्सेज तो हज़ारों जानें सही बात बचाती हैं, तो जो हज़ारों जान बचाता है वो नर्सेज होती हैं। और नर्सिंग एक प्रोफेशन नहीं है, एक खिदमत है, और वो आपके अंदर ज़िंदगी की किरण उम्मीद जगाती हैं। बेशक। और मैं आज के दिन उन तमाम नर्सेज को जो बड़ी सब्र से, हमदर्दी से आप सबकी खिदमत करती हैं, मैं उन सबको सलूट पेश करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।